डॉक्टर कृष्णलता सिंह हिंदी की एक स्थापित और ख्याति प्राप्त लेखिका हैं। उनकी कहानियाँ अधिकतर सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित होती हैं, जो यथार्थ के काफ़ी नज़दीक होती हैं। आज प्रस्तुत है उनकी कहानी गुमशुदा, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। चार धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव श्री बद्रीनाथ धाम पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। श्री केदारनाथ धाम की कठिन चढ़ाई और उतराई के बाद यहाँ आकर ऐसा लगा था मानो भक्तों को विश्राम देने के लिए ही भगवान बद्री विशाल यहाँ विराजमान हुए हैं। रात के समय श्री बद्री धाम बिल्कुल शांत था। दिन की सारी चहल पहल किसी कोने में दुबकी सी बैठी थी। बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े नर नारायण की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच से झांकता चांद और चारों तरफ बिखरी चांदनी एक अजीब सम्मोहन जगा रही थी। चारों तरफ पसरी अखंड शांति को तोड़ती हुई अलकनंदा की कलकल ध्वनि ऐसी लग रही थी मानो वेद ऋचाओं से श्री बद्रीनाथ की स्तुति कर रही हो। प्रकृति की संगीतमयी पवित्र नीरवता में ईश्वरीय सत्ता का अनुभव तन और मन को अलौकिक, अप्रतिम एवं अवर्णनीय आनंद का रसास्वादन करा रहा था। थकान छूमंतर हो गई। रात्रि में गढ़वाल स्काउट के गेस्ट रूम में विश्राम करके हम सब सुबह सुबह तैयार होकर श्री बद्री विशाल के दर्शन के लिए चल पड़े थे। ठीक से दर्शन करवाने के लिए हमारे साथ हवलदार नेकी थे। आने जाने वाली बसों और गाड़ियों का जमघट, वीआईपी गाड़ियों के हॉर्न, उमड़ते जन सैलाब का कोलाहल एवं श्रद्धालु भक्तों एवं साधुओं का जय बद्री विशाल का जय घोष ये बताने के लिए ही काफ़ी था कि अब रात्रि वाला बद्रीनाथ पूरी तरह से जाग उठा है। रास्ते में दोनों तरफ ऊनी वस्त्रों, धार्मिक सीडी, कैसेट व पुस्तकों, पीतल तांबे की छोटी बड़ी मूर्तियों, रुद्राक्ष एवं कीमती पत्थरों, पूजा सामग्रियों, प्रसाद एवं नाना प्रकार के जड़ी बूटियों की दुकानों से बाजार जगमगा रहा था। अलकनंदा के पुल से थोड़ा पहले दाईं तरफ विकट जटाओं वाले कंबलों में लिपटे एक पंक्ति में बैठे कुछ साधु चाय पी रहे थे। कुछ चिलम पीने में मस्त थे। आते जाते श्रद्धालुओं को जय बद्री विशाल कहकर आकर्षित कर रहे थे। कुछ लोग उनके आगे रखे बड़े बड़े कटोरे में पैसा डाल देते, कुछ आगे बढ़ जाते। कुछ साधुओं के कटोरे रखे थे पर साधु नदारद। हवलदार नेगी ने बताया कि यहाँ खुली रेजगारी की समस्या का भी समाधान है। सबसे अंत में बैठा साधु 100 रुपये के नोट के बदले में 80 रुपये की रेजगारी देता है, या किसी भी साधु को नोट देकर आपस में बांट लेना, कह देने से भी काम चल जाता है। भिक्षावृत्ति के खिलाफ होने पर भी तीर्थ यात्रा पर आकर धर्म भीरु मन डर जाता है। संत कबीर याद आ जाते हैं, पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाए। दर्शन के बाद भिक्षा दूंगी, ये सोचकर आगे बढ़ गई। सामने फूलों की लड़ियों से सजा भव्य बद्री विशाल का मंदिर और बाईं तरफ नीलकंठ की चोटी देखकर हृदय गदगद और शरीर रोमांचित हो उठा। अलकनंदा के पुल पर तेज़ हवाओं से अपने को बचाती नदी के तेज प्रवाह के कोलाहल एवं भीड़ भाड़ की धक्का मुक्की में फंसी कब नेगी और अपने परिवार से अलग हो गई पता ही नहीं चला। बस अपनी धुन में विश्व सहस्त्र नाम का जाप करती आगे बढ़ी जा रही थी। तभी किसी ने बराबर में आकर हिलाकर कहा, चाय पिला दे माई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस जाप करती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने का प्रयास कर रही थी। चाय माई, चाय चाय दे माई की रट से मेरा ध्यान भंग हो गया। देखा नेगी ऊपर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है और परिवार पीछे। सीढ़ियाँ चढ़ने से थोड़ा हाफ पी रही थी। बार बार उसकी टोका टाकी से झुंझलाकर मैंने कहा, सीढ़ियाँ तो चढ़ने दो पहले। मेरी हालत देखकर उसने सहारा देने के लिए झट मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गई, कहीं ये चोरनी तो नहीं है जो मेरा पर्स लेकर भाग जाए। मेरी शंका निर्मूल भी नहीं थी। तीर्थ स्थानों पर ऐसी घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं। मैंने अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसका हाथ झटका। हाथ देखकर मैं चौंक उठी। अब मैंने उसका हाथ पकड़कर ध्यान से उसका मुंह देखा। मेरे मुंह से अनायास निकल पड़ा, अरे मीना तुम यहाँ। इतना सुनते ही वो फुर्र से 9 2 11 हो गई। शायद उसने मुझे पहचान लिया।
मैं बदहवास से उसे इधर उधर खोजने लगी। तब तक आदि और मोहित मेरे करीब आ चुके थे। क्या हुआ? कुछ ने अभी मीना को देखा था। कोई और होगा, मीना क्यों भागेगी? यही प्रश्न तो मुझे भी खाया जा रहा था, वो भागी क्यों? विश्व सहस्रनामा भूल कर मैं मीना में उलझ गई। मीना थी या कोई और? नहीं नहीं, मीना ही थी। अब यहाँ इस हाल में कैसे? कौन लाया? कहाँ रहती है? किन लोगों के साथ रहती है? उसका मंगेतर कहाँ गया? मीना के साथ क्या घटा? इन अनुत्तरित प्रश्नों से मेरा दिमाग चकरा गया। हे बद्रीनाथ, तेरी ये कैसी माया? अपने नाम से विलक कर मुझे मीना में अटका दिया, अपने चरणों से ध्यान हटा दिया। ये कैसा दंड? खैर, यंत्र चालित सी मैं सबके साथ मंदिर समिति के गेस्ट रूम में पहुंची। नेकी ने धर्माधिकारी बहुगुणा जी से हमारी भेंट कराई। उनकी अनुकंपा से दर्शन तो इतनी भीड़ भाड़ में भी बहुत सुंदर हुए, लेकिन मन बार बार भटक कर मीना के पास जा पहुंचा। मुझे याद आया, बिन्ना गुड़ी में उस दिन हमारे यहाँ आदि के प्रमोशन की पार्टी में झुमकी अपनी सहायता के लिए मीना को लेके आई थी। यौवन की दहलीज पर खड़ी चंपई रंग की मीना बड़ी ही भोली भाली आकर्षक लड़की लगी थी। उसके हीरे की कनी जैसी दमकती आँखें, सुगढ़ नाक, पतले पतले होंठों के ऊपर बाईं तरफ काला तिल, नुकीली ठोड़ी के ऊपर 3 बिंदियों का गोदना, सुनहरे बालों में लगा लाल हेयर बैंड और नीली इम्पोर्टेड मिडी में वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। ड्रेस शायद उसे किसी मेम साहब ने दी होगी या उसने बिन्ना गुडी के बाज़ार से खरीदी होगी। सुना था कि अमीर देशों से पुराने कपड़े बांग्लादेश के गरीबों की सहायतार्थ भेजे जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश से तस्करी करके यहाँ कौड़ियों के मोल बेच दिए जाते हैं। कपड़े इतने सुंदर होते थे कि कारों और जीपों में घूमने वाली मेम साहब भी चोरी छिपे खरीद कर ले जाती हैं और बाद में कहती, ये तो मेरी अमेरिका वाली आंटी, कनाडा वाली सिस्टर या यूके वाली भाभी ने गिफ्ट किए थे। मीना ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और झुमकी के इशारे पर पैर छूने के लिए झुकी। अरे नहीं, हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती, कहकर मैंने उसे उठा लिया। उसी समय मैंने देखा उसके बाएं हाथ पर गहरे नीले रंग का गोदना गुदा था। एक तरफ स्वास्तिक का चिन्ह और दूसरी तरफ ओम, बीच में मीना। अरे तुमने गोदना भी गुदवाया है, दर्द नहीं हुआ तुम्हें? उसने शर्मा कर सिर हिला दिया। उस दिन मीना ने बिजली की फुर्ती से दौड़ दौड़ कर खूब काम संभाला। अपनी खुशमिजाजी से हंसी की फुलझड़ियाँ भी बिखेरती रही। पार्टी बड़ी सफल रही। होममेड पिज़्ज़ा और कसाटा आइसक्रीम का स्वाद लेकर गदगद मेहमान थैंक यू वेरी मच कहकर विदा हो गए थे, किंतु कर्नल शर्मा ने रुकते हुए कहा, मैं आइसक्रीम की दूसरी हेल्पिंग खाए बिना यहाँ से नहीं टलूँगा। दरअसल उनके परिवार के साथ हमारी कुछ अधिक घनिष्ठता थी। मैंने 2 प्लेट आइसक्रीम के लिए आदेश दिया। आइसक्रीम लेकर मीना आई। उसे देखकर बोले, आपकी ये नई नौकरानी है? नहीं, आज काम ज़्यादा था इसलिए झुमकी मीना को लेकर आई है। वो चौंक पड़े। बेटा, तुम्हारी माँ का नाम? जी, चमकी। पिता? वो मर गया। कोई भाई बहन? भाई था, उसे दादा दादी ले गए। ठीक है, कहकर वो आइसक्रीम खाने लगे। कोई ख़ास बात? आदि ने पूछा। मैं भी कुछ डर गई थी। मेरे डर को भांप कर बोले, कोई बात नहीं है, बस यूं ही पूछ लिया। स्टेशन हेडक्वार्टर्स में हूँ, सबकी जानकारी रखना ज़रूरी है। बात आई गई हो गई। आदि के प्रमोशन के बाद पोस्टिंग का आना तय था। संभावना यही अधिक थी कि नागालैंड में स्थित उनकी यूनिट में ही उनकी पोस्टिंग आएगी, पर कब, ये निश्चित नहीं था। बस अनुमान लगा रहे थे कि मार्च अप्रैल तक आएगी। दिल्ली, लखनऊ और देहरादून में सेपरेटेड फैमिली एकोमोडेशन की लंबी प्रतीक्षा सूची देखते हुए मैंने बिन्ना गुड़ी में ही रहना अधिक सुविधाजनक एवं सुरक्षित समझा। बस एक फुल टाइम आया की ज़रूरत थी। इसके लिए झुमकी झट तैयार हो गई थी। इसी बीच श्रीलंका में गृह युद्ध आरंभ हो गया। वहाँ शांति स्थापना के लिए भारतीय सेना भेजी जा रही थी। आदि की यूनिट से भी अनौपचारिक सूचना आ गई कि संभवतः यूनिट श्रीलंका के लिए प्रस्थान करने वाली है, तैयार रहो। वक्त मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल रहा था। कब ऑर्डर आ जाए पता नहीं। मन में डर था। वहाँ से आने वाली खबरें दिल दहलाने के लिए काफ़ी थीं। डर,
भय असुरक्षा के अंतर्द्वंद से जूझते हुए आखिर एक दिन मुस्कुराते हुए हमें आदि को श्रीलंका के लिए विदा करना पड़ा। बोरा जो हमारा अर्दली था, मेडिकल कैटेगरी था, उसका इलाज चल रहा था। ठीक होने के बाद वो भी चला जाएगा। आदि के बिना मन खाली और दिल उदास था। बच्चे सहमे सहमे थे, फिर भी ज़िंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सब कुछ लगभग ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन धमाका हो गया। थकी हारी स्कूल से लौटी तो बाहर टहलते हुए बोरा ने मुस्कुरा कर मनहूस खबर सुनाई, झुमकी नहीं आई मेम साहब। झुमकी से ज़्यादा बोरा की मुस्कुराहट पर गुस्सा आया कि बुद्धू की तरह खड़ा मुस्कुरा रहा है। किसी और आया को बुलाकर भी तो कुछ काम करा सकता था। पूरा घर बिखरा पड़ा था, कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ में नहीं आया। जल्दी जल्दी खाना बनाया, साथ ही साथ बर्तन साफ़ किए। कपड़े और घर की साफ़ सफाई करते करते शाम के 5 बज गए थे। सुकून से 2 मिनट बैठकर चाय पीना चाहती थी। उसके बाद बच्चों का होमवर्क भी देखना था, लेकिन बोरा को वो भी मंजूर नहीं था। उसने एक बम और मेरे सिर पर फोड़ दिया। मेम साहब, कर्नल आलूवालिया का कुक मुनेश्वर भी मिसिंग है, तो मैं क्या करूं? मेम साहब, वो रोज़ चोरी चोरी झुमकी को चिकन और फिश खिलाता था। खिलाता होगा, हमें क्या। झुमकी मुनेश्वर के साथ भाग गई। क्या बोल रहा है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सही बता रहा हूँ मेम साहब। झुमकी शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है। बोरा मेरी बात से सहमत नहीं हुआ, बोला, मेम साहब, यहाँ ऐसा बहुत होता है। 2 साल पहले CMP अर्थात सेना पुलिस के एक ड्राइवर का मोटरसाइकिल आया के घर के पास मिला था। ड्राइवर और आया आज तक लापता हैं, वो भी 2 बच्चों की माँ थी। अच्छा, अब कहानी सुनाना बंद करो, दूसरी आया खोजो। मेरी चाय का स्वाद बेस्वाद करके वो चला गया। मैंने दूसरे दिन की छुट्टी ले ली थी। उसके बाद शनिवार और इतवार था। आया की खोज चालू थी। दूसरे दिन शाम को मीना को लेकर उसकी नानी एक बच्ची को गोद में लिए आई। खूब रोई गाई, तुम्हारी आदमी का आदमी मेरी ब्याहता जवान बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गया। मैं बूढ़ी उसकी बेटी को कैसे पालूंगी, क्या खिलाऊंगी? उसे ज़ोर ज़ोर से रोते देखकर मैं घबरा गई। उसे चुप कराते हुए कहा, मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं तो खुद परेशान हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? आप मीना को अपने घर रख लो। मैं दुविधा में पड़ गई। मीना अच्छी थी, मुझे पसंद थी, परंतु एक नाबालिग जवान होती लड़की की जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकती थी? मैं तो बच्चों के साथ साथ स्कूल चली जाऊंगी, मीना घर में अकेली होगी, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? परंतु मेरे लाख मना करने पर भी वो नहीं मानी। मीना को छोड़कर चल पड़ी। मीना बुद्ध की तरह चुपचाप खड़ी रही। नानी के साथ जाने की कोई इच्छा भी नहीं दिखाई। मीना ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ गई। नई आया मिल जाने पर मैं स्वयं मीना को उसके घर छोड़ाऊंगी, ऐसा सोच मैंने अपने मन को तसल्ली दी। मीना ने घर का कामकाज बड़ी सहजता से संभाल लिया। मोहित रोहित के साथ भी खूब हिल मिल गई। धीरे धीरे हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। मेरा बड़ा ध्यान रखती, पढ़ने लिखने में भी थोड़ी रुचि दिखाई। बच्चों के साथ पढ़ने भी बैठ जाती थी। आदि के जाने से घर में उदासी छा गई थी, लेकिन मीना की खिलखिलाहट से उदासी के बादल छटने लगे थे। सुरक्षा के कारणों से घरेलू नौकरों की जानकारी स्टेशन हेडक्वार्टर्स को देनी अनिवार्य होती है, अतः मीना के संबंध में स्टेशन हेडक्वार्टर्स में सूचना दे दी। छुट्टी वाले दिन कर्नल शर्मा ने हम लोगों को लंच पर बुलाया। मिसेस शर्मा के साथ इधर उधर और स्कूल की गपशप के बाद कर्नल शर्मा ने पूछा, मीना कैसा काम कर रही है? ठीक कर रही है, बड़ी सलीके वाली लड़की है, बिल्कुल अपनी दादी की तरह। आप मीना की दादी को जानते हैं? हाँ। क्या वो आपके यहाँ काम करती है? नहीं नहीं। फिर? उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, मीना की दादी हमारे CO की वाइफ हैं। अविश्वास से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? संभव ही नहीं, हकीकत है। मीना ब्रिगेडियर बलदेव सिंह के बेटे कुलभूषण की बेटी है। कर्नल बलदेव सिंह मेरे पहले CO अर्थात कमांडिंग ऑफिसर थे। फिर मीना यहाँ इस हाल में क्यों है? बस तकदीर का खेल है। कहानियों में आपने राजकुमारियों को दासी बनते जरूर पढ़ा होगा। मीना की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।
ऐसा कहकर वो कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, लगभग 15 साल पहले ब्रिगेडियर बलदेव उस समय कर्नल थे, यहाँ ब्रिगेड में डिप्टी कमांडर थे। उनकी वाइफ सुजाता दिल्ली में सर्विस कर रही थी। कर्नल साहब के वृद्ध माता पिता कभी कभी उनके पास रहने आ जाते थे। छुट्टियों में पत्नी छोटे बेटे को लेकर आ जाती थी। सुखी परिवार था। बड़ा बेटा कुलभूषण एनडीए में था, अपने कोर्स में बहुत अच्छा कर रहा था। हर टर्म में ब्लू टॉर्च विनर बनने पर कर्नल साहब की छाती चौड़ी हो गई थी। सुना है उन्होंने अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी शानदार यादगार पार्टी भी दी थी। माता पिता एवं कैडेट दोनों को टर्म ब्रेक का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कुलभूषण का 5वां टर्म ब्रेक था। किसी कारण से सुजाता मैम को ऑफिस के काम से बेंगलोर जाना पड़ गया और कर्नल साहब दिल्ली नहीं जा पाए, इसलिए कुलभूषण बिन्नागुड़ी आ गया था। उन दिनों कर्नल साहब के घर मीना की नानी काम किया करती थी। कभी कभी उसकी बेटी चमकी भी आ जाती थी। चमकी गजब की सुंदर, नाजो अदा वाली, मस्त अल्हड़ स्वभाव की लड़की थी। बिन्नागुड़ी टाउन और कैंट के मनचले उसके दीवाने थे। उसकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। बेटे के आने की खुशी में कर्नल साहब ने अपने यहाँ डिनर पर कुछ खास इष्ट मित्रों को बुलाया था। बूढ़ी अम्मा के साथ उस दिन चमकी भी मदद के लिए आई थी। उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि चमकी अब रोज अम्मा के साथ आने लगी। सुनते हैं उस समय बिन्नागुड़ी में 2 चीज़ें बहुत प्रसिद्ध थीं। पहली आया, जो इतनी स्मार्ट होती थी कि मेम साहब का घर संभालने के साथ साथ मौका मिलने पर साहब को भी संभाल लेती थी। दूसरी शनिवार को लगने वाली हाट, जिसमें फल सब्जी, मांस मछली, मसाले, अनाज, कपड़े और घर गृहस्थी की चीज़ों के अलावा हांडी का विशेष आकर्षण था। चावल के मांड से बनाई गई देशी शराब, जो हर घर में बनती थी। हाट के लिए बांग्लादेशी एवं नेपाली युवतियां सज धज कर एक दूसरे को चुनौती देती हुई हांडी लेकर बैठती। घर से दूर दराज, परिवारों से अलग कैंट के सिपाही उनके खास ग्राहक होते थे। हांडी पीकर वो उनके नैन बाणों से भी नहीं बच पाते थे। वो उन्हें पटा भी लेती थीं। कई बेचारे तो उनके रूप जाल में फंसकर अपना कोर्ट मार्शल भी करा चुके थे। आपने देखा होगा अब सिपाहियों को हाट वाले दिन कैंट से जाना निषिद्ध कर दिया गया है। शायद चमकी के कहने पर ही कुलभूषण हाट घूमने आया था। चमकी की हांडी पीकर उसे चारों तरफ चमकी ही चमकी नजर आने लगी। हांडी का नशा और चमकी की देह गंध ने जवान कुलभूषण को मदहोश बना लिया था। कर्नल साहब को कोई शक नहीं हुआ। शक कैसे होता? उन दिनों बिन्नागुड़ी में वार गेमिंग चल रही थी। कर्नल साहब उसमें व्यस्त थे। चमकी और कुलभूषण घर में अकेले और बूढ़ी अम्मा दोनों को मिलाने में पूरी मदद कर रही थी। दोनों प्रेम पक्षी दीन दुनिया से बेखबर रोमांस की दुनिया में विचर रहे थे। आगे का रास्ता तबाही का रास्ता हो सकता है, ये सोचने की उन्हें फुर्सत ही कहाँ थी। समय पंख लगा कर उड़ गया। एकेडमी वापस जाने का दिन भी आ गया। अधीर मन से उसने कहा, पापा वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। अब तो सिर्फ एक टर्म बाकी रह गया है। कठिन परीक्षा तो तुम्हें बहादुरी से पास कर ली है। अब तो पासिंग आउट परेड में मिलूंगा। आई विल बी ए प्राउड फादर। यस पापा, कहकर उसने कर्नल का हाथ कसकर पकड़ लिया और रोने लगा। बेटा, एक सैनिक के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी सबक होता है। बी बोल्ड, डू वेल। ओके पापा, कहकर वो चला गया। 20 दिनों तक उसकी एकेडमी पहुंचने की कोई सूचना नहीं मिली। जाते ही ट्रेनिंग में व्यस्त हो गया होगा, ये सोचकर वो टाल गए। तभी एनडीए से आए एक लेटर ने उनके पैरों तले से ज़मीन खींच ली। कुलभूषण एनडीए पहुंचा ही नहीं, उसके अगेंस्ट वारंट था। फ़ौरन दिल्ली भागे। आखिर बेटा गया कहाँ? क्यों वहाँ नहीं पहुँचा? क्या दुर्घटना घटी? दिल्ली में पत्नी ने कुछ चौंकाने वाली बातें बताईं। अलमारी से गहने, नकद रुपए और ड्राइंग रूम से चांदी का सामान गायब था। अब तक वो अपनी आया पे शक कर रही थी, लेकिन अब पक्का विश्वास हो गया कि कुलभूषण लापता नहीं है, बल्कि जानबूझकर योजना बनाकर भागा है। पर भागा क्यों? अपने कैरियर को क्यों दांव पर लगाया? समस्या थी तो घर पर क्यों नहीं बताया? आदि प्रश्नों के उत्तर तलाशते उन्होंने एनडीए की सारी फाइन की औपचारिकताओं को पूरा किया। अरेस्ट वारंट को कैंसिल करा के शर्मिंदगी का बोझ उठाए वो वापस बिन्नागुड़ी आ गए। वो बिल्कुल टूट गए थे, सबसे कट गए थे। यहाँ तक कि ब्रिगेडियर रैंक के लिए उनका प्रमोशन भी हृदय पर लगे आघात को सहला न सका।
वो जल्दी से जल्दी बिना गुडी से भागना चाहते थे, बस पोस्टिंग का इंतज़ार था। तभी एक वज्रपात उनके अर्दली पन्ना लाल ने उनके ऊपर कर दिया। साहब, छोटे साहब को आज बाजार में देखा। तुम्हें धोखा हुआ होगा। साहब, मुझे पक्का यकीन है कि वो छोटे साहब ही थे। मुझे देखते हड़बड़ा कर भाग खड़े हुए। पर वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? साहब, छोटे साहब का कुछ चक्कर चमकी। बस कहकर वो चुप हो गए। बात पर विश्वास भी नहीं हो रहा था और बात दिलो दिमाग से निकल भी नहीं रही थी। सच का पता लगाने वो चमकी के घर बिना दरवाज़ा खटखटाए दंदनाते हुए अंदर पहुंच गए। सामने का नज़ारा आसमान फटने जैसा था। बरामदे में पड़े तख्त पर लाल बिंदिया और मांग में सिंदूर लगाए, गले में मंगलसूत्र और हाथों में सुजाता के कंगन पहने चमकी की गोद में कुलभूषण लिटा था। मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? कर्नल साहब कड़के। दोनों चौंक कर एकदम से खड़े हो गए। कांपते हुए हिम्मत जुटाकर कुलभूषण बोला, पापा, शादी कर ली। देख रहा हूँ, मेरे साथ बाहर आओ। बाहर आकर कर्नल साहब बोले, क्या अनर्थ कर डाला? तुम गिरफ्तार भी हो सकते हो। तुम्हारी इस गैर जिम्मेदारा हरकत की वजह से हमारी और तुम्हारी माँ की सारी सेविंग एनडीए का फाइन भरने में लग गई और तुमने अपने परिवार की मान मर्यादा एवं कैरियर सब कुछ एक आया के पैरों तले रौंद डाला। पापा प्लीज़, अब वो मेरी वाइफ है। वाइफ को खिलाओगे क्या? रखोगे कहाँ? या यहीं बूढ़ी अम्मा के घर जमाई बनोगे? अभी तो माँ के जेवर है जिन्हें बेचकर कुछ महीने काम चल जाएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ कर लूँगा। कुलभूषण के तेवर देखकर कर्नल साहब थोड़ा नरम बनते हुए बोले, मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, मेरे साथ चलो। मेरे साथ चमकी भी आएगी। चमकी हमें स्वीकार्य नहीं है। फिर मैं नहीं आ सकता। बहुत पछताओगे। वो चुपचाप पीछे लौटने लगा। हमारा तुम्हारा रिश्ता आज से ख़त्म, अपना मुंह कभी मत दिखाना, कहकर कर्नल साहब ठगे लुटे से वापस लौट आए। उनका मान सम्मान, स्वाभिमान, लाड़ दुलार, परवरिश सब कुछ आहत हो चुका था। वो खाली हाथ थे। अब बिना गुडी में रहना उनके लिए असहनीय था। दूसरे दिन ही 1 महीने की छुट्टी लेकर दिल्ली चले गए। बाद में उनकी पोस्टिंग श्रीनगर में हो गई। आपको ये सब किसने बताया? ब्रिगेडियर बलदेव ने। क्या आप उनसे मिले थे? हाँ। कब? कुलभूषण की मृत्यु पर। ओह, आई एम सॉरी। 2 साल पहले ब्रिगेडियर साहब का एक व्यक्तिगत पत्र स्टेशन हेडक्वार्टर में आया था, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि उनकी जान पहचान का कुलभूषण नाम का एक व्यक्ति किसी सीरियस बीमारी से जूझ रहा है। बिना गुडी टाउन में कोई सुविधा नहीं होने के कारण अगर उसके इलाज की व्यवस्था बिना गुडी सैनिक अस्पताल में करा दी जाए तो महती कृपा होगी। मैं ब्रिगेडियर बलदेव को पहचान गया। कुलभूषण को मैंने बचपन में देखा था। मैं फ़ौरन बताए गए पते पर पहुंचा। कुलभूषण से मिलकर मेरे दुख की सीमा नहीं रही। एक ब्रिगेडियर का लड़का ऐसी गंदी बस्ती में मैले कुचले कपड़ों में मिलेगा, ये सोच से परे था। बीड़ी और कच्ची शराब पी पी कर उसके दोनों फेफड़े और लिवर पूरी तरह खराब हो गए थे। हालत बड़ी नाजुक थी। यहाँ इलाज संभव नहीं था। हॉस्पिटल की सारी रिपोर्ट्स ब्रिगेडियर साहब को दिल्ली भेज दी गई थी। ब्रिगेडियर साहब उसका इलाज दिल्ली में कराने के लिए सारे इंतज़ाम करके उसे लेने आए थे, परंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। ब्रिगेडियर साहब हवाई जहाज़ से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुँचे। इधर कुलभूषण ने अंतिम सांस ली। कई बार गुस्से में निकले शब्द सच हो जाते हैं। उनकी चुभन नासूर बनकर टीसती रहती है। अपना मुंह कभी नहीं दिखाना, यही शब्द याद करके ब्रिगेडियर साहब उस दिन फूट फूट कर रोए थे। दाह संस्कार के बाद वो हमारे ही पास ठहरे थे। उन्होंने सारी दास्तान हमें सुनाई। शायद किस्मत उनसे रूठी थी। उनका छोटा बेटा ब्रजभूषण नेवी में था। छुट्टियों में सपरिवार अपने मित्रों के साथ हिमाचल घूमने गया था। नैना देवी के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। गाड़ी नीचे खाई में गिर गई। ब्रजभूषण और उसके बेटे की तत्काल मृत्यु हो गई। बच्ची बहू भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। ब्रिगेडियर साहब या उनकी पत्नी को कभी कुलभूषण की याद नहीं आई? आई क्यों नहीं? कई बार सोचा कि अब उसे माफ़ कर देना चाहिए, नियति के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। उनके पास भी हृदय था, ममता थी, चिंता थी। फिर क्यों? बस पहला कदम उठाने में उन्होंने देर कर दी।
उनका स्वाभिमान आड़े आ जाता था, या यूं कहिए कुलभूषण की वजह से उन्होंने जो अपमान भोगा था उसका दंश बहुत गहरा था। बलदेव सर बहुत ही ईमानदार, सच्चे, परिश्रमी, सक्षम, योग्य एवं अपकमिंग अधिकारी थे। लेकिन कुलभूषण के गलत कदम से उनकी आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। वापसी के लिए पहला कदम कुलभूषण उठाएगा तो वो उसे सपरिवार अपना लेंगे, यही प्रतीक्षा करते रहे। किंतु कुलभूषण ने तो पलट कर भी नहीं देखा। माँ की ममता, पिता का लाड़ दुलार, भाई का स्नेह, सब कुछ एक स्त्री के लिए भूल गया। अहम का टकराव दोनों तरफ से था। झूठी अहंकार की दीवार को गिराने के लिए कौन पहल करे, यही समस्या थी। सुजाता मैम की कोशिशें भी बाप बेटे के बीच का फासला मिटा नहीं सकीं। दोनों की लड़ाई में पिसती घुटती आज कैंसर से जूझ रही हैं। कुलभूषण अपने फैसले पर संतुष्ट था? नहीं। सब कुछ दांव पर लगाकर कुलभूषण ने जिस खुशी की तमन्ना की थी वो उसे नहीं मिली। जब तक पैसे रहे, प्यार मोहब्बत का दौर चलता रहा, गुलछर्रे उड़ते रहे, लेकिन खर्च करते रहने पर तो कुबेर का खजाना भी खर्च हो जाता है। पैसे खत्म होते ही बूढ़ी अम्मा की आंखें बदल गईं। निखट्टू घर जमाई उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। इधर चमकी की कमाई भी बंद थी। असल में बड़ी होशियारी से खेला गया अम्मा का दांव उल्टा पड़ गया था। उसने सोचा था कर्नल का लड़का फंस गया है, थोड़े दिन नाराज़गी रहेगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा, वो और उसकी बेटी मौज करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोज़ रोज़ की खटपट से तंग आकर कुलभूषण ने कंगन बेचकर एक छोटी सी किराए की दुकान में जनरल स्टोर चलाना शुरू कर दिया। उधर गहने बिकने से नाराज चमकी ने हाट में हांडी लगाने का काम शुरू कर दिया। हांडी लगने के पीछे चमकी का मतलब क्या था, ये भी वो समझता था। इसलिए संस्कारी कुलभूषण को उसका दूसरों के साथ हंस हंस कर बतियाना करने लगा था। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज और मारपीट होने लगी। 2 बच्चों का बाप भी बन गया था। अपनों से कटने की खलिश अंदर ही अंदर उसे खाई जा रही थी। राह कोई दिखाई नहीं दे रही थी। चमकी के चक्कर में फंसकर एनडीए छोड़ने की गलती से मन ही मन घुट रहा था, पर कहे किससे। वो समझ चुका था कि चमकी बरसाती उफनती नदी है, उसे किनारों के बीच बांधा नहीं जा सकता। उसे मौज मस्ती ऐशो आराम चाहिए, जो अब उसके पास था नहीं। एक बार घबरा कर दिल्ली भाग भी गया था। घर के बाहर सम्मान कुटीर एवं ब्रिगेडियर की नेम प्लेट देखकर दरवाजे से ही मुँह चुराकर भाग आया। काश उस दिन हिम्मत करता तो शायद उसे इतनी यंत्रणा भोगनी न पड़ती। जाए तो जाए कहाँ? सभी नाते रिश्तों और संबंधों पर ताले तो उसने स्वयं जड़ दिए थे। खोलने का साहस नहीं जुटा पाया, सो लौट आया था। चमकी भी बदल गई थी। उसके लिए उसका पागलपन, जुनून, समर्पण सब खत्म हो गया था। कई बार वो सोचता था कि इस नरक से कैसे निजात पाए। बच्चों के भविष्य का क्या होगा? कुछ ना कुछ पाने की छटपटाहट और पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए उसे एक ही रास्ता नजर आया, शराब। शराब का इतना आदी हो गया था कि आंखें खोलते ही उसे शराब चाहिए थी। दुकान भी कभी खोलता कभी बंद रखता। दुकान माँ बेटी चलाने लगी थी। हाट वाले दिन चमकी सज धर कर हांडी लगाती और अम्मा दुकान पर बैठती। कुलभूषण बीड़ी फूंकता, देशी शराब पीता, गाली गलौज करता और थक कर सो जाता। माँ बेटी कुलभूषण से तंग थीं और कुलभूषण उनके लक्षणों से। छुटकारे का रास्ता दोनों को नहीं मिल रहा था। कुलभूषण अपने आप को असहाय, कमज़ोर और नकारा समझकर पूरी तरह अवसाद में डूब गया था। जीने की कोई इच्छा अवशेष नहीं रह गई थी। इधर बीमार लाचार कुलभूषण की सेवा में अम्मा और चमकी को कोई रुचि नहीं थी। अब वो चाहती थी कि ब्रिगेडियर साहब के पास या कहीं भी कुलभूषण चला जाए। शायद उसे छुटकारा पाने के लिए ही उसकी बीमारी की सूचना ब्रिगेडियर साहब को दी गई थी। ब्रिगेडियर साहब बच्चों को अपने साथ नहीं ले गए? मैंने पूछा। पोते को वो ज़बरदस्ती ले गए। मीना को बूढ़ी अम्मा ने किसी कीमत पर नहीं भेजा। क्यों? बूढ़ी अम्मा बड़ी चालाक औरत है। वो मीना को अपने बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहती थी। वो जानती थी कि चमकी का चक्कर किसी के साथ चल रहा है, वो किसी भी दिन रफू चक्कर हो जाएगी। और वही हुआ भी। चमकी सेना पुलिस के एक जवान के साथ भाग गई। ओ माय गॉड! क्यों, क्या हुआ? इसका मतलब बुरा सही कहानी बता रहा था। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। यहाँ तो हर रोज़ ऐसे किस्से होते ही रहते हैं। बिना गुडी इज़ फेमस फॉर दिस। रात में ठीक से सो नहीं पाई।
सोचती रही कैसे एक गलत कदम ने सबकी ज़िंदगी को बर्बादी के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सबको अपने अपने हिस्से की सज़ा मिली। बेचारी मीना पर बड़ा तरस आया। चमकी ने अगर उसे भी भेज दिया होता तो उसका जीवन भी संवर जाता, पर विधि का विधान कौन टाल सकता है। खैर, अब मैं मीना का विशेष ध्यान रखने लगी थी। स्कूल में स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस चल रही थी। इधर उधर ग्राउंड में भागदौड़ करते करते काफ़ी थक गई थी, इसलिए स्कूल से आते ही खाना खाकर सो गई। अचानक प्यास लगने से नींद टूटी। मैं फ्रिज से पानी लेने डाइनिंग रूम में आई तो एहसास हुआ कि बाहर खिड़की के पास कोई बातचीत कर रहा है। पर्दा उठाकर देखा तो मीना किसी लड़के के साथ धीरे धीरे बात कर रही है। मैंने ज़ोर से पुकारा, मीना। मीना अंदर आई। कौन था? भाई था। तुम्हारा भाई तो दिल्ली में है। मासी का लड़का है। क्यों आया? अपने जन्मदिन का केक देने आया था, मीना ने एक छोटा सा पैकेट दिखाते हुए कहा। अच्छा। कुछ दिन बाद मैंने नोटिस किया कि वो लड़का अक्सर उससे मिलने आने लगा है। फिर मीना को डांटा और समझाया। काफ़ी दिनों तक लड़का नज़र नहीं आया। मैंने चैन की सांस ली। एक दिन तबीयत खराब होने के कारण स्कूल से जल्दी आ गई। दरवाज़ा खुला था, सीधे अपने बेडरूम में पहुंची, परंतु वहाँ तो हिंदी फिल्म चल रही थी। मेरे बेड पर मीना अपने तथाकथित भाई का हाथ पकड़े हंस हंस कर कह रही थी, अब जाओ भी, काम करना है। अरे अभी 11 ही तो बजे हैं। तुम बड़े वो हो, थोड़ी देर और। तेरे बिना दिल नहीं लगता, बस एक बार। लड़के ने जैसे ही मीना को अपनी ओर खींचा, मैं चीख पड़ी। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे अप्रत्याशित आगमन से मीना को तो काटो खून नहीं और लड़का भाग निकला। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये तुम्हारा भाई है? मीना को संभली। मेहन साहब गुस्सा न करें, वो मेरा मंगेतर है। मीना को वापस भेजने के लिए उसकी नानी को बुलवाया। सारा किस्सा सुनकर नानी ने उसे अलग से ले जाकर कुछ नेपाली में समझाया और बोली, मेम साहब अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। लड़का यहाँ दोबारा नहीं आएगा। चलो मेम साहब से माफ़ी मांगो। मीरा सचमुच मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैं पिघल गई, लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि मीना चमकी और झुमकी के रास्ते पर चल पड़ी है। कब फिसल जाए पता नहीं। फिसल भी जाए तो कोई ताज्जुब की बात भी नहीं, क्योंकि उसने जिस माहौल में आंखें खोली थीं वहाँ ये सब मामूली बात थी। घर बार बाल बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाना अपराध या अनैतिकता की श्रेणी में नहीं आते थे। लड़की सुबह भागी, दिन ढले तक लोग भूल भी जाते थे। फिर मीना ने तो बचपन से ही माता पिता को लड़ते झगड़ते मारपीट करते देखा था। पिता की उदासीनता और माँ की रंगीनियों से उसके बालपन में ही असुरक्षा की भावना तो जरूर पनपी होगी। ऐसे में इस लड़के के साथ उसकी निकटता कोई अचंभा नहीं था। राह तो पहले से ही बनी है, बस परिणाम से बेखबर चलना शेष था। मैं मीना के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहती थी, उसकी नियति बदलना चाहती थी। इसलिए कर्नल शर्मा से ब्रिगेडियर साहब का पता लेकर उन्होंने पत्र में मीना के संबंध में सब कुछ लिख दिया। सुझाव भी दिया कि यदि वो चाहें तो मैं मीना को अपने साथ दिल्ली ला सकती हूँ। चमकी के ना होने से कोई कानूनी बाधा भी आड़े नहीं आएगी। लालची अम्मा का मुंह कुछ रुपयों से बंद कराया जा सकता है, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं उनके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन मीना जल्दी में थी, उसे प्रतीक्षा मंजूर नहीं थी। एक दिन वो बिना बताए मेरे घर से चली गई। इधर उधर बहुत खोजा, परंतु कुछ पता नहीं चला। बस अंदाजा था शायद उसी लड़के के साथ भाग गई होगी। इतने वर्षों बाद वो एक क्षण के लिए नजर आई और मेरी सारी जिज्ञासाओं को धूल चटाकर फिर भाग गई। क्यों? शायद मैं उसकी कोई सहायता कर पाती, लेकिन सब व्यर्थ। मैं बद्रीनाथ में रुककर उसे खोजना चाहती थी, लेकिन नौकरी की व्यवस्थाओं के कारण आदि और मोहित नहीं रुक सकते थे। अतः आदि के सुझाव पर हम लोग बद्रीनाथ पुलिस थाने में गए। थानाध्यक्ष को सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि वो उसे खोज निकालेंगे। उनके सुझाव पर हमने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई। नाम मीना, उम्र लगभग 28-30, कद सामान्य, रंग गोरा, छरहरा बदन, ऊपरी होंठ के बाईं तरफ काला तिल, ठोड़ी पर 3 बिंदियों का गोदना, बाएं हाथ पर ओम और स्वास्तिक के बीच मीना नाम लिखा का गोदना। 15 साल से लापता, अंतिम बार अभी हाल में बद्रीनाथ में देखी गई। मिलने पर कृपया सूचना इस पते पर दें। सम्मान कुटीर,
A24/5 बसंत कुंज, न्यू दिल्ली। मोबाइल नंबर 9923212001। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई एक कहानी गुमशुदा। परिवार के किसी एक सदस्य के द्वारा उठाया हुआ एक गलत कदम, एक गलत निर्णय पूरे परिवार को किस तरह भीषण कष्ट और दुख में झोंक देता है, ये इस कहानी का सार है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।